आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़े मुझे। आपको शर्म नहीं आती? ये कैसी घटिया हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ। छोड़े मेरी ब्लाउज। इसका हाथ महवेश पीछे करने लगी, वरना इसका ब्लाउज ही फाड़ देता वो जुनूनी इंसान तो। चलो उठो और बेटे को मेरे अभी फिट कराओ। मैं नहीं जानता कुछ भी। लहू रंग आंखों से अरमान मलिक देखकर महवेश को कहा था। वो घबराई हुई थी पहले से ही। इसे पहले से ही बहुत डर लगता था अरमान मलिक से। कहने लगा, मेरे बच्चे को भूख लगी है, चलो जल्दी करो। वो इसे ऐसे देख रहा था, पता नहीं इसके साथ क्या कर गुजरता। फिर महवेश कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना अरमान? मेरा बाजू छोड़ो। मैं इसको फीड कैसे करवा सकती हूँ? मैं कैसे फीड करवा सकती हूँ जीशान को? अरमान कहने लगा, तुम ऐसे कैसे मेरे बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, जब अपनी बहन की जगह ले सकती हो और अपनी बहन की तरह सुहागरात की सेज सजा सकती हो, तो माँ बनकर मेरे बच्चे को भी फीड करवा सकती हो। चलो शाबाश, जल्दी करो, अपने ब्लाउज की बटन खोलो। मैं लेके आ रहा हूँ जीशान को। मेरे सामने ही इसे तुम फीड कराओगी और देखता हूँ कि वो अपनी भूख कैसे वो नहीं मिटाता। जान निकल गई थी महवेश की यह बात सुनकर। इस शादी के लिए एक तो वो रजामंद नहीं थी, लेकिन इसने इतना बड़ा फैसला अपने भांजे जीशान की खातिर किया था। इसके आंसू तक अभी तक खुश नहीं हुए थे और महवेश के होश ही उड़ा के रह गए थे अरमान की बातें। समझ ही नहीं आ रही थी इसे कि वो बात कैसे करे अरमान से। ठीक से वो अभी तक समझ ही नहीं पाई थी इस रिश्ते को, जो अचानक से इसे थोप दिया गया। वो कबूल ही नहीं कर पाई थी और इस पर अरमान की कड़वी बातें। उफ। वो कुछ ही देर में जीशान को भी उठा लाया। महवेश ने जिसे अभी फीडर पिला के सुलाया था, वो लेट गई थी जीशान के कमरे में ही। वो दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि कपड़े बदलकर जीशान के साथ ही सो जाए, क्योंकि इसी वजह से ही तो इसने शादी की थी, ताकि अपने भांजे को संभाल सके। अरमान के साथ रिश्ता निभाने के लिए तो नहीं की थी, मगर इस आफत की कहाँ खबर थी इसे कि जैसे ही सुला के इसे आएगी, फिर एक बार वो जाग कर रोना शुरू हो जाएगा। अरमान से इसे डर लगता था शुरू से ही, तब से जब वो बड़ी बहन इसकी रिहाना का शौहर था। वो गुस्से का तेज था शुरू से ही, इसलिए बात करते हुए भी इससे महवेश घबराती थी और अब एक अजीबो गरीब किस्म की सिचुएशन में फंस चुकी थी। अब क्या करे, इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरमान मलिक जीशान को कमरे में ले आया तो वो बिलक बिलक कर रो रहा था और इसने लाकर महवेश की गोद में बिठा दिया। कहने लगा, मेरे सामने ही मेरे बच्चे को तुम फीड करवाओगी। चलो उठो, ब्लाउज के बटन खोलो। कैसे इसे तुमने भूखा सुला दिया? इसकी बात सुनकर रंग उड़ के रह गया था महवेश का। कहने लगा, अब तुम उतारोगी या फिर मैं उतारूं? यह कहकर इसके उरूसी चोली के आगे इसने बंद हुए बटन को खोलना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या पागल हो गए हैं आप? ये कैसी घटिया हरकतें कर रहे हैं मेरे साथ? आप में शर्म हया है कि नहीं? और प्लीज छूना बंद करें मुझे। ये क्या बार बार आप मुझे टच कर रहे हैं? इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे इसे अपने से दूर रखें। अब तो चोली के सामने बटन भी खुल चुके थे। अंदर से इसकी रोनाइयां छलकने लगी थी। जीशान को महवेश ने बेड पर लिटाया। वो बहुत जोरों से रोने लगा। अरमान से वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। वो कहने लगा, तुमने मेरे बच्चे को बेड पर लिटा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसे रुला रही हो। तब तक तो वो खोल ही चुका था इसके सारे ब्लाउज के बटन। बामुश्किल महवेश ने अपना आप छुड़वाने के लिए अरमान को पीछे धक्का दिया था। कुछ देर के लिए अरमान तो शशदरा ही रह गया था उसके रोनाया और गोरी रंगत देखकर, लेकिन तब तक कमरे से बाहर निकल चुकी थी महवेश। कमरे से जब इसे भागते देखा, अरमान ने तो पीछे ही इसके लपका था, लेकिन वो तो दरवाजा बंद कर चुकी थी दूसरे कमरे में जाकर, और रो रही थी बहुत ही बुरी तरह से, और कोशिश कर रही थी वो अपने आप छुपाने की। सीने पर इसके खरोंचे बन चुके थे अरमान की नाखूनों के। वो तो कांप रही थी खौफ के मारे। जब दरवाजा धड़धड़ाया बुरी तरह से, महवेश, जल्दी से दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा मैं दरवाजा। रो रहा है मेरा बच्चा। शेर की तरह जिस तरह से वो धाड़ा था, तो जान ही निकल गई थी महवेश की।
वो दरवाजे के पीछे बनी दीवार के साथ टेक लगाए बैठकर रोने लगी। अरमान इसका हाल क्या करेगा, वो अच्छी तरह से जानती थी। वो बैठकर रो रही थी कि अभी के अचानक से दरवाजा खुला। लॉक तो इसने ठीक से लगाया तो था, मगर मुकम्मल लॉक करना शायद भूल गई थी। ये दरवाजा क्या ही अहमियत रखता था इस डर के सामने। अरमान अंदर दाखिल हुआ था, वो भी बड़े गुस्से से। अपने दोनों हाथों से महविश खुद को छुपाने लगी। तुम क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम शायद वाकिफ नहीं हो मेरे गुस्से से। बख्शूंगा नहीं मैं तुम्हें, महविश डर कर कहने लगी। मुझे शर्म आती है। तो फिर अरमान कहने लगा, आज मैं उतार के रख दूंगा सारी शर्म तुम्हारी। वो बाजू से पकड़कर इसे अपने कमरे में दोबारा लाकर बेड पर पटका था। जिशान को इसकी गोद में लेटा के कहने लगा, चलो फीड कराओ इसे। फिर भी वो टस से मस ना हुई, तो दोनों हाथों से इसने ऊपर की जानिब इसके दोनों हाथों को पिनअप किया और खुद ही महविश की धड़कनों के जिशान को करीब करके इसे दूर। रिहाना महविश की बहन थी और रिहाना की शादी अरमान से हुई थी और अरमान की ये पसंद की शादी थी। किसी शादी के फंक्शन में इसने रिहाना को देखा था और इसे देखते ही इसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। लेकिन मोहब्बत की जुनून का आंसर इसकी बहुत ज्यादा थी। रिहाना को मैके पहले तो आने ही नहीं देता था और फिर वो मैके कभी आ भी जाती तो इसे लेने के लिए रात को ही आ जाता था और कहता, तुम्हारे बगैर रात नहीं कटती। मुंह बसोर कर महविश कहने लगी कि अच्छा, आप दोनों रात को ऐसा भी क्या करते हैं जो रात नहीं कटती आपके बगैर? वो ऐसी बात कितनी मासूम शरारत से बोली जाया करती थी। जब इसके सर पर रिहाना मुस्कुराकर प्यार से चित मारकर कहने लगी कि छोटी हो तो फिर छोटी ही रहो। जब चंद साल बाद तुम्हारी शादी होगी ना, तो फिर देखना तुम्हारा शौहर तुम्हें कदम भी रखने नहीं देगा मैके में। ये शौहर लोग होते ही ऐसे हैं। जब शादी नई नई हो जाए तो पलकों पर बिठा कर रखते हैं बीवी को, और जब वक्त धीरे धीरे गुजरता जाए तो वही इन्हें फजूल सामान लगने लगते हैं। वाकयात और हालात आसपास देखकर रिहाना ये गहरी सांस खारिज कर चुकी थी कि कहीं जिस कदर अरमान इससे मोहब्बत करता है वो एक दिन बदल ही ना जाए। मगर वो अपनी बहन की बाहों में बाहें डालकर कहने लगी कि अरे नहीं नहीं, आपका शौहर जिस कदर आपसे प्यार करता है ना, अरे मैं तो कहती हूँ कि वो तो आपसे मोहब्बत करेंगे, वो भी 7 जन्मों तक। भला आप जैसी प्यारी और खूबसूरत सी वाइफ के अलावा वहमो गुमान में भी इनके कोई और भी आ सकती है क्या? वो सोच भी नहीं सकते आपको वो नजरअंदाज करने का। वो अपनी बहन के गाल पर हाथ फेरकर बोली थी। इसकी साखिता गर्दन पर जब इसकी नजर पड़ी, जहाँ पर लव हाइट का निशान अभी भी मौजूद था, तभी शरारत से कहने लगी, ओहो, देखिए भले ही मैं कम उम्र हूँ, लेकिन आपके गर्दन पर ये जिस तरह के निशान, यही लगता है देख कर के ये खड़ूस इंसान गुस्से में हर वक्त रहने वाले हमारे अरमान भाई हैं और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक भी हैं। ये कहकर वो भागी थी और बस शर्म के मारे रिहाना अपनी गर्दन छुपाते रह गई थी। जब भी रिहाना को महविश देखती तो यही शिकवा करती थी कि आप मैके में रहने ही क्यों नहीं आती। अरमान गुस्से के बहुत तेज हैं, तो मैं क्या करूं महविश? कहते हैं कि मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा मैके में रहना। शौहर की ही मर्जी चलती है ना शादी के बाद, तो लड़की की मर्जी थोड़ी ही चलती है। वो बहुत प्यार से समझा रही थी महविश को। महविश और रिहाना 2 ही बहनें थी। रिहाना से महविश बिल्कुल 6 साल छोटी थी। एक बार तो महविश बहुत जिद करने लगी कि आप यही रुक जाए रात को, मैं बात करती हूँ अरमान भाई से। रिहाना कहने लगी, वो गुस्से के कितने तेज हैं तुम्हें अच्छे से पता है ना। उन्होंने जब यहाँ आना होता है तो हाथ पांव फूल जाते हैं मेरे तो, कि कहीं इनके खाने पीने में खिदमत ना कम हो जाए। और मैं अम्मी के साथ मिलके कितने चीजों का तैयार करती हूँ, तुम जानती हो ना। ये ना हो कि बात करो तुम इनसे और गुस्सा आ जाए इन्हें। गुस्सा तो हर हमेशा इनके नाम पर ही होता है। बहरहाल दिल बुझ सा गया था महविश का और बहुत अटैच थी वो अपनी बहन के साथ। लेकिन इसकी बहन को तो जैसे शादी के बाद तो इसको मैसर ही नहीं आती थी, वो भी महीने बाद आती थी और बस ऐसे ही गुजर जाता था पूरा दिन और बातों बातों में पता ही नहीं चलता था। और रात को आके बहनों भी इसकी बहन को ले जाते थे। एक बार रिहाना का फोन आया और इसने अपनी वालिदा अस्मा बेगम को ये खुशखबरी सुनाई कि वो उम्मीद से है। ये सुनकर अस्मा बेगम बहुत खुश हुई, कहने लगी,
अम्मी यूं तो घर में हर काम मुलाजिम है, लेकिन रात रुकने के लिए कोई मुलाजिमा भी तैयार नहीं हो रही। आप महवीश से कहें, अब तो वैसे भी इसकी कॉलेज की छुट्टियां हैं, कुछ दिन मेरे पास आके रह ले। महवीश अपनी बहन के घर रहने चली गई। एक बार इसकी अलमारी सेट कर रही थी तो इसके कपड़े देखकर कहने लगी, आप ही आपकी बुरी के जोड़े तो बहुत अच्छे हैं। रिहाना कहने लगी, हाँ, अगर तुम्हें पसंद है तो पहन लो। कहने लगी, सच्चे में पहन लूं? आपको एतराज तो नहीं होगा? कहने लगी, नहीं, मुझे भला क्यों एतराज होगा। महवीश ने अपनी बहन रिहाना का एक बहुत खूबसूरत कढ़ाई वाला जोड़ा पहन लिया। रिहाना कहने लगी, महवीश, तुम्हारे भाई आने वाले हैं, ऐसा करो ताजी रोटी बना दो, वो गरम गरम रोटी ही पसंद करते हैं। मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बताकर मेरी जान अजाब में डाल दी, वरना ये छोटे मोटे काम मैं खुद कर लेती थी। महवीश कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं बना लेती हूँ। वो रोटी बना रही थी और अरमान खुद ही दरवाजा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही लॉन्च में दाखिल हुआ तो सामने किचन था। महवीश की इसकी जानिब पीठ थी, कपड़े इसने रिहाना के पहन रखे थे, इसलिए धीरे धीरे चलता हुआ अरमान किचन में आ गया और फिर जैसे ही महवीश को अपने हिसार में लेकर इसके गर्दन पर हल्का सा दान काटा था, महवीश की तो जैसे जान निकल गई। कहने लगी, ये क्या कर रहे हैं आप? महवीश की आवाज सुनकर वो बुरी तरह से पीछे हटा था। जब महवीश ने पलट कर देखा, वो तो अपनी जगह शर्मिंदा होकर रह गया। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने रिहाना के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? इसे बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, आज के बाद अगर तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने तो देखना क्या करता हूँ तुम्हारा हाल, बदतमीज लड़की। महवीश बुरी तरह से डर गई थी। इसके बाद से तो महवीश को अरमान से बहुत डर लगता था। वो जल्दी ही वापस अपने घर चली गई और जब भी अरमान आता तो डरकर अपने कमरे में बंद हो जाती थी। इसने रिहाना से भी कभी कुछ नहीं कहा, ना कुछ बताया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रिहाना की जब डिलीवरी हुई तो सी सेक्शन से हुई थी और ऑपरेशन के दौरान लेडी डॉक्टर ने केमिकल से भरी हुई रोई अनजाने में इसके पेट पर ही रखी रहने दी और इसके स्ट्रेचर लगा दिए। जब रिहाना ने बेटे को जन्म दिया और 2 दिन बाद घर गई तो इसका हल्का हल्का अपने स्ट्रेचर में दर्द महसूस होता था, लेकिन वक्त के साथ साथ वो दर्द बढ़ने लगा। कभी कभी इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाता कि वो तड़पने लगती। अरमान इसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर गया, लेकिन वो लेडी डॉक्टर जैसे ही इसका अल्ट्रासाउंड कर चुकी थी तो इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहती थी कि गलती इसकी है, इसलिए इसे मामूली सा पेन किलर देकर वापस घर भेज देती थी। 1.5 महीने बाद इसका इन्फेक्शन इस कदर बढ़ गया कि दर्द के मारे जान से ही हाथ धो बैठी। अरमान को तो अपने कानों पर यकीन नहीं आया था जब डॉक्टर ने ये बताया कि आपकी बीवी मर चुकी है। वो कहने लगा, आप क्या कह रही है? आपका दिमाग तो ठीक है, वो कैसे मर सकती है? इसको सिर्फ दर्द था और कई बार लेडी डॉक्टर ने इसे पेन किलर लगाया था, वो ठीक हो जाती थी। डॉक्टर कहने लगा कि इनके अंदर ऑपरेशन के ही दौरान डॉक्टर की नाहली से कुछ रह गया था और इसकी वजह से इनका इन्फेक्शन बढ़ गया। अगर आप वक्त पर किसी और अच्छी डॉक्टर को दिखाते तो वो आपको सच बता देती तो शायद आपकी बीवी बच जाती। लेकिन अरमान ने इस लेडी डॉक्टर को बहुत बातें सुनाई थी, बहुत बुरा भला कहा था, शोर मचाया था, लेकिन इस सब का फायदा इसे क्या हो सकता था, क्योंकि रिहाना तो मर चुकी थी। वो फूट फूट कर रोया था, किसी छोटे बच्चे की तरह से रोया था। इसका बेटा नानी की गोद में रो रहा था। कभी अस्मा बेगम इसे बहलाने की कोशिश करती तो कभी महवीश छोटे से अरहान को गोद में लेकर चुप कराने की कोशिश करती थी। वो खुद भी इतनी बड़ी नहीं थी, बस 11वीं जमात में थी, लेकिन अरहान तो मुंह में जबान नहीं डाल रहा था, रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। चंद दिन तो अरमान को भी कोई होश नहीं रही थी। वो भी अपने घर नहीं गया था, कहता था घर जाता हूँ तो काट खाने को दौड़ता है। वैसे भी इसके वालिदैन हयात नहीं थे, पहले चचा के साथ रहता था, शादी हुई तो अपना अलग घर ले लिया, लेकिन अब तन्हा घर में रहते हुए इसे खौफ महसूस होता था। कभी लगता था कि रिहाना के हंसने की आवाजें आ रही हैं, बातें करने की आवाजें आ रही हैं और वो रिहाना रिहाना कहते हुए कमरों के दरवाजे खोलकर देखने लगता। जब वो अरमान को कहीं भी नजर नहीं आती तो रोने लगता। बहरहाल 1 महीना गुजर गया था। वो अपनी फैक्ट्री जाने लगा, रोजाना अस्मा बेगम के घर आता, थोड़ी देर अरहान से प्यार करता और चला जाता। अरहान अब महवीश का कुछ आदी होने लगा था, हालांकि वो ज्यादा नहीं संभालती थी और तंग आ जाती थी बहुत जल्दी।
और अपनी वालिदा के हवाले कर देती थी इसे। कहती थी कि तंग करता है ये, मुझे रातों को सोने नहीं देता अम्मा, इसे लेकर मुझे टहलना पड़ता है और सुबह मुझे कॉलेज भी जाना होता है। अस्मा बेगम ही इसे ज्यादातर संभालती थी, लेकिन बूढ़ी थी वो भी, इसलिए ज्यादा थक जाती थी। एक बार उन्होंने बात करने का फैसला कर लिया था अरमान से। गोद में बिठाए अरहान को प्यार कर रहा था। जब अस्मा बेगम ने कहा कि बेटा महविश भी चली जाती है और मेरी भी बूढ़ी हड्डियों में ताकत नहीं है कि अब मैं अरहान बच्चे को संभाल सकूं, हम दोनों की बस की बात नहीं कि इस बच्चे को संभाल सके, अब तुम अपने बेटे की खातिर दूसरी शादी कर लो। अपनी नजरें चुराते हुए अस्मा बेगम ने यह बात कही थी कि कहीं यह बात दामाद को बुरी न लग जाए, क्योंकि वो बहुत मूडी था और गुस्से का बहुत ही तेज था। कहने लगा, तो आपको मेरा बच्चा अब बोझ लगने लगा है? अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं अपने साथ इसे ले जाता हूँ। वो एकदम से खड़ा हो गया। वो कहने लगी, मेरा ये मकसद नहीं था, मैं नानी हूँ इसकी, ये मेरी औलाद का बच्चा है। वो कहने लगा, आप जताती नहीं अगर ये बात होती तो। कहने लगा, बेटा तुम मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल रहे हो। मेरी कमजोर हड्डियों में इतनी ताकत नहीं कि मैं इस उम्र में बच्चे को संभालते रहूं। अब मुझसे बच्चा बिल्कुल भी संभाला नहीं जाता। इतना बड़ा सदमा बेटी का मुझे भी तो मिला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं भी मर जाऊंगी। बस अब मेरी यही कोशिश है कि मैं जल्द से जल्द महविश की शादी कर दूं। वो भी अपने घर की हो जाएगी तो मैं भी सुकून से मर सकूंगी। बिल्कुल वीरान होकर रह गया है मेरा घर ही। अपने आंसू साफ किए थे ये कहकर उन्होंने। अरमान तो बहुत गुस्सा हो गया था कि इन्हें सिर्फ अपनी बेटी की परवाह थी, मेरे बेटे की नहीं थी। तभी अरहान ने इसकी गोद में लेटे हुए रोना शुरू कर दिया था। अरमान को तो कुछ भी पता ही नहीं था कि बच्चों को कैसे समझाया जाता है और कैसे चुप कराया जाता है। फिर भी वो इसे उठाकर खामोश करवाने की कोशिश कर रहा था। फिर चेहरा इसका एकदम से जायद होने लगा था। आंटी देखिए ना, ये क्यों रो रहा है इतना, प्लीज इसे चुप करवा देना, इसे क्या हो गया है। बिल्कुल रिहाना भी इसी तरह रोई थी जब वो मरने वाली थी, रो रही थी वो भी चीख चीख कर। देखें कहीं ये भी तो, इसे भी तो कुछ नहीं होने वाला। हजियानी होकर वो एकदम से सब कुछ बोले जा रहा था। इसकी ये बातें सुनकर तो अस्मा बेगम एकदम से हड़बड़ा गई थी। कमरे से तभी महविश बाहर निकल कर आई थी और कहने लगी, अरमान भाई आप ये क्या कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप। वो इसलिए रो रहा है क्योंकि इसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। अल्लाह ना करे मेरे बच्चे को कुछ भी हो। वो इसे उठाकर अपने सीने से लगाकर टहलने लगी तो वो भी अब चुप हो गया था। तभी अस्मा बेगम कहने लगी, ये डिब्बे का दूध पीता है ना, इसलिए वो रोता रहता है, क्योंकि इसे डिब्बे वाले दूध में माँ का सुकून नहीं मिल रहा। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है ना। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने बच्चे के साथ महविश को देखकर वो कुछ सोचने लगा था। आपको शादी की फिक्र है ना महविश की, और मुझे अपने बेटे की फिक्र है। आप ऐसा करें, महविश की शादी मुझसे कर दें और बोझ भी कम हो जाएगा आपका, और एक माँ भी मिल जाएगी मेरे बेटे को। वैसे भी अरमान के पास अच्छा खासा घर था, बहुत अच्छा कमाता भी था। अब तो इसकी बात सुनकर अस्मा बेगम सोच में पड़ गई थी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें चंद दिनों में सोचकर बताती हूँ। लेकिन जब इस बारे में महविश से बात की तो इसने फौरन इनकार कर दिया और कहा कि मैं अरमान से कभी भी शादी नहीं करूंगी। फिर अस्मा बेगम इसे समझाने लगी, क्यों इनकार कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें। अच्छा खासा तो लड़का है, अच्छा खासा कमाता भी है, घर भी बहुत अच्छा है इसका। और अगर तुम्हारे भांजे पर कोई सौतेली माँ आ गई तो पता नहीं इसके साथ क्या सुलूक करेंगी। अगर तुम इसकी माँ बनकर जाओगी तो जाहिर है तुम इससे प्यार करोगी। वो कहने लगी, मुझे शादी नहीं करनी अम्मी, मैं नहीं ले सकती आप कोई भी जिम्मेदारी। अभी पढ़ना है मुझे और बहुत तंग करता है ये मुझे, मैं नहीं संभाल सकती इसे। महवेश का मिजाज ही कुछ और था। जाहिर सी बात है ये जवान और बहुत ही खूबसूरत थी और अपने हमसफर के लिए बहुत से ख्वाब सजाए हुए थे इसने। अरमान तो इसका आइडियल कहीं से भी नहीं था। इसे तो अरमान जैसे खड़ूस लोग ही पसंद नहीं थे। भला वो इस शख्स के साथ शादी कैसे कर सकती थी जो कि पहले से ही शादीशुदा हो। भले ही वो इसका बहनवी था, लेकिन था तो शादीशुदा ही ना। इन दिनों तबीयत भी ठीक नहीं थी अस्मा बेगम की, इसलिए मजबूर करने लगी वो अपनी बेटी को। कहने लगी कि अगर मुझे कुछ हो गया तो पीछे से तुम्हारा क्या होगा, यही सोच सोचकर मुझे डर लगता है।
मैं तो अब यही चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तुम्हें अपने घर का कर दूं, लेकिन महविश तो बात ही नहीं मान रही थी। वो भी जिद में ही अड़ी थी। कुछ दिनों बाद ही बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी थी अस्मा बेगम की। इनके सीने में एकदम से दर्द शुरू हो चुका था। ये देखकर तो महविश के हाथ पैर फूल गए थे। एक तरफ इसे अरहान परेशान करता और दूसरी तरफ वो घबरा गई थी। वो अपनी माँ की हालत देखकर इसने अरमान को फोन किया था, वो भी रात के 3 बजे, कि प्लीज आप जल्द से जल्द घर आ जाएं। अम्मी की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है। वो भी गाड़ी ड्राइव करते हुए जल्दी आ गया था। अस्मा बेगम को हार्ट अटैक हुआ था, तो इन्हें वो हॉस्पिटल ले गए थे। अब तो डॉक्टर कह चुके थे कि ना ही इनका इलाज हो सकता है और ना ही इनके ज्यादा बचने की चांसेस हैं। इसलिए महविश ने अस्मा बेगम की मजबूर करने पर इसने अरमान से निकाह कर लिया, लेकिन वो अपने घर पर ही थी। फिर 2 दिन बाद ही इंतकाल हो गया था अस्मा बेगम का। दौरे सदमे से तो वो गुजर रही थी, रो रही थी, लेकिन जैसे ही अस्मा बेगम की तदफीन हुई तो अरमान इससे कहने लगा कि तुम मेरे घर चलो। वो अरमान के घर पहुंची थी। इसे लगा था कि अरमान इसका एहसास करेगा, लेकिन अरमान इसे कहने लगा, कमरे में एक पुरुषी लिबास पड़ा है, तुम्हारी बहन का है, इसे पहनकर तैयार हो जाओ। ये सुनकर तो महविश को हैरत हुई थी। इसकी माँ को मरे हुए बस 2 दिन हुए थे और बहन को मरे हुए 1 महीना गुजरा था, और अरमान इसे कह रहा था कि वो दुल्हन बनकर तैयार हो जाए। कहने लगी, अरमान भाई आप ये क्या कह रहे हैं? तो दान कचकचाते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तुम्हारी तो पहले ही मुझ पर नीयत खराब थी, तभी रिहाना के कपड़े पहनती थी। तुम्हें शौक था ना रिहाना की जगह पर आने का, इसके कपड़े पहनने का, इसके उतरन पहनने का, तो आज अपना ये शौक पूरा करो। जाओ जाकर इसका उर्दूसी लिबास पहनकर तैयार हो जाओ। वो बेहद गुस्से में था। लग रहा था कि अगर वो तैयार नहीं होगी तो ना जाने क्या कर बैठेगा। महविश बुरी तरह से डर गई थी। जल्दी से कमरे में चली गई और उर्दूसी लिबास भी पहन लिया। तैयार क्या होना था, बस हल्का फुल्का मेकअप किया, वो भी रोते हुए। इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि वो बहुत बड़ी तो नहीं, ना ही इतनी समझदार थी। दुल्हन बनकर बैठी, लेकिन अरहान के रोने की आवाज आने लगी तो जल्दी से कमरे से बाहर निकली। देखा तो इसे कहीं भी अरमान नजर नहीं आया। वो जल्दी से किचन में गई, इसका फीडर तैयार किया और अरहान के कमरे में आ गई। इसे फीडर पिलाकर वही इसके बराबर में लेट गई थी। जब रात के किसी पहर अरमान ने इसे बाजू से पकड़कर बुरी तरह झिंझोड़ा था और फिर इसे अपने कमरे में ले गया। कहने लगा कि बताओ मुझे, कहीं तुमने तो मेरी बीवी को नहीं मारा? मैं इससे बहुत मोहब्बत करता था और तुम्हें शायद हमारी मोहब्बत से जलन थी। मैंने सुना था तुम्हें अपनी बहन से बातें करते हुए तुम कह रही थी कि आप ही दुआ करें कि मेरा शौहर भी अरमान जैसा हो। बताओ मुझे, तुम मुझे देखकर आहें भरती थी। महवेश ने तो यूं ही ये बात और रिहाना से एक बार कह दी थी, क्योंकि वो देखती थी कि अरमान इसका बहुत ख्याल रखता है, तो इसने भी कह दिया कि आप ये दुआ करें कि मेरा शौहर भी अरमान भाई जैसा हो। लेकिन इसे नहीं पता था कि अरमान ही इसका शौहर बन जाएगा और इस पर शक करेगा। फिर कहने लगा, मेरी बीवी बनने का बहुत शौक है ना? कहीं मेरी बीवी बनने के साथ साथ तुम मेरे बेटे की माँ भी बनोगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिहाना बनी थी। तुम इसे अपना फीड कराओगी और मेरे सामने कराओगी। ये सुनकर तो महविश का दिमाग घूम के रह गया था। कहने लगी, मैं कुंवारी हूँ, मैं कैसे अरहान को फीड करवा सकती हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हैं मुझसे? प्लीज मुझसे इस किस्म की बातें ना करें, मुझे बुरी लगती है। वो कहने लगा, क्यों नहीं करूं? जब तुम अपनी बहन की जगह पर बैठ सकती हो, इसके कपड़े पहनकर दुल्हन बन सकती हो, तो मेरे बच्चे की माँ भी बन सकती हो। मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा, वो तुमसे अपनी भूख मिटाएगा, वो भी अपनी भूख मिटाएगा और मैं भी। वो इसकी बटन खोलने लगा, लेकिन तभी महविश अपना आप छुड़वाकर भाग गई थी। दूसरे कमरे में जाके दीवार के साथ लग के रोने लगी, लेकिन वो दरवाजे का लॉक शायद चाबी से खोल चुका था। जैसे ही अंदर आया तो महविश के होश उड़ गए थे। कहने लगा, तुम्हारी सारी शर्म मैं आज ही खत्म कर दूंगा। इसे बाजू से पकड़कर अपने कमरे में ले गया। इसे बेड पर धक्का देकर लिटाया था। अरहान अभी भी रो रहा था। कहने लगा, खुद इसे फीड कराओगी या मैं कराऊं? वो बेचारी बुरी तरह से कांप रही थी। इसने जल्दी से अरहान को अपने सीने से लगा लिया, लेकिन बहुत शर्म महसूस कर रही थी। बेड पे रखा लिहाफ इसने खुद पर डाल लिया।
लेकिन अरहान जब फीड करने लगा था वो बुरी तरह से घबराई थी, डर गई थी। वो अजीब सी कैफियत से दो चार थी, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोल सकती थी। अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। जब इसने देखा कि अरहान खड़ा होकर अलमारी के पास गया है, अलमारी का दूसरा पट जोर से खोलकर इसने ये कैन निकाला था जिस पर बियर लिखा हुआ था। वो कैन खोलकर वो 2 घूंट में पीकर खाली करके जमीन पर फेंक चुका था। महवेश की जान निकली थी। कहने लगा, जल्दी इसकी भूख मिटाओ, फिर तुम्हारी सुहाग रात भी मैं रंगीन बनाता हूँ। इसके बाद तुम मेरी भूख मिटाओगी। जब तक मैं सैराब ना हो जाऊं मैं तुम्हारी जान नहीं बख्शूंगा। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी की जगह लेने का। आप शिद्दतें भी बर्दाश्त करो जो वो बर्दाश्त करती थी, बल्कि वो तो मेरी मोहब्बत थी। लेकिन तुम इसकी उतरन पहनने वाली और मेरी जिद को पूरा करने का सामान बनोगी। रिहाना से तो मैं मोहब्बत से पेश आता था क्योंकि वो मेरी मोहब्बत थी, लेकिन तुम सिर्फ मेरी जुनून का निशाना बन गई। मेरी जिद को तस्कीन पहुंचाओगी। अरहान सो चुका था। बड़ी आहिस्तगी से अरमान ने महवेश की गोद से अरहान को पकड़ा और इसके काट पे जाकर लिटा दिया। अब वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी जब एकदम से अरमान ने झटके से लिहाफ पीछे किया था और शराब के नशे में इस पर गिरा था। वो इस पर हावी हो चुका था। इसके बचे कुचे कपड़ों को उतारने की कोशिश कर रहा था और वो बार बार प्लीज छोड़ दे मुझे, प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, ये कहती रही। लेकिन वो जैसे शराब के नशे में पागल हो चुका था। इसके वजूद पर अपना जुनून उतार रहा था और बहुत ज्यादा नशा इस पर गालिब हो गया तो करवट बदलकर वो सो चुका था और महवेश की सुसुकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। इसे बेतहाशा गुस्सा आ रहा था अरमान पर और वो बेतहाशा रो रही थी। वो बहुत गलत सोच रहा था इसके बारे में, रिहाना की जगह लेने के बारे में तो इसने कभी भी नहीं सोचा था। इसे नींद ना जाने कब आई थी। सुबह इसने बामुश्किल अरहान के रोने पर सूजी हुई आंखें खोली थी। वो भी अभी तक सुसुकियां ले रही थी। कमरे से बाहर अरहान को लेकर गई थी क्योंकि कमरे में अरमान बेसित सो रहा था और अरहान को फीड बनाकर दिया। किचन में आकर फिर रोने लगी। फिर बेड पर इसे लिटाकर सुला दिया और बहन के कपड़े अलमारी से निकाले और नहाकर रोते हुए पहनी थी। फिर कमरे से बाहर आ गई। लॉन्च में बैठकर फिर से रोने लगी। इस दुनिया में तो इसका कोई भी नहीं था। इसकी एक माँ थी, अब वो भी इसे छोड़कर चली गई थी और ना ही कोई ऐसा शख्स था जिसके साथ वो अपने दिल की बातें कर सकती थी। इसकी एक बहन थी तो वो भी इस दुनिया से चली गई थी। इसके साथ तो अब माँ का साथ भी नहीं था। पता नहीं इसके साथ अरमान कभी ठीक भी होगा या नहीं, या फिर अपनी जुनून का निशाना हमेशा इसे बनाएगा। इसने अभी तक नाश्ता तक नहीं किया था। वही सोफे पर बैठे बैठे सो चुकी थी। जब इसकी आंख खुली तो बाहर डोरबेल बज रही थी। वो जैसे ही उठकर दरवाजा खोलने के लिए बाहर गई तो बाहर मुलाजिमा खड़ी हुई थी। इसे देखकर कहने लगी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इंतकाल हो गया था ना आपकी बहन का? वो कहने लगी, हाँ, अब मैं इनकी बीवी हूँ। 2 दिन पहले ही मेरा निकाह मेरी ही बहन से हो गया। मैं इस घर में अपने भांजे को पालने के लिए आई हुई हूँ और तुम क्यों इतने सवाल पूछ रही हो? जाकर अपना काम करो। मुख्तसर सा जवाब महवेश ने दिया था। फिर अपना काम मुलाजिमा करने लगी। चुपचाप नाश्ता किया और मुलाजिमा को भी नाश्ता दिया। घर की पूरी तरह सफाई करके मुलाजिमा भी अब जा चुकी थी। अब अरहान भी उठ चुका था। इसने अरहान को उठाकर कमरे के बाहर आ गई। अरमान की आंख दोपहर के 2 बजे खुली थी। बिना शर्ट के अपने आप को बेड पर देखा तो कुछ हैरान हुआ था। इसे रात वाला वाकया कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन कांच की टूटी हुई चूड़ियां जब बेड पर देखी तो सब इसे याद आने लगा। इसने महवेश के साथ शराब के नशे में जो कुछ भी किया वो सब याद आने लगा। ये सोचकर इसे अपने आप पर बहुत अफसोस हुआ था। बेतहाशा गुस्से में रात में वो था। जब से रिहाना का इंतकाल हुआ था तब से ही इसे वो दौरा पड़ रहा था। वो चीजें इधर उधर उठा उठा के फेंकता था। इतना शदीद इसे गुस्सा आता था, लेकिन इसका जुनून जैसे ही खत्म होता तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता था। अभी भी वो नॉर्मल हो चुका था। जैसे ही वो उठकर कमरे से बाहर आया तो महवेश इसे देखकर ही एकदम से डर गई थी। जैसे ही वो इसके पास आकर बैठा तो वो तो डरकर इससे काम के रह गई थी। वो फौरन से उठ गई थी सोफे से। अभी भी आंखें सुर्ख हो रही थी अरमान की, जैसे रात को नशे में हो रही थी।
वो अंदर ही अंदर बिलक बिलक कर रोने लगी थी। इसे कुछ दूर होकर कहने लगी, प्लीज मेरे साथ कुछ मत कीजिएगा। मैंने आपके साथ कोई भी धोखा नहीं दिया और ना ही मैं आप ही की जगह लेना चाहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई भी बुरी नजर नहीं रखी आप पर। जो जो इल्जाम रात को वो इस पर लगा रहा था, बगैर इसके कुछ पूछे ही वो सब कुछ इसे बोल रही थी। फिर इसकी जानिब अरमान बढ़कर बोला कि प्लीज मुझसे डरो मत, मेरी बात सुनो तुम। अब अरमान भी रात वाले वाकये को लेकर बेतहाशा शर्मिंदा हो रहा था। रात को जो कुछ भी हुआ मैं होश में नहीं था, मुझे माफ कर दो। अक्सर रवैया इसका बदला हुआ था। इससे क्या कहना चाहिए, महवीश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बहरहाल उठकर अरमान कमरे में चला गया। बिना नाश्ता किए ही तैयार होकर अपनी फैक्ट्री के लिए चला गया। जब रात को वो वापस आया तो अरमान को गोद में उठाकर इसे प्यार करने लगा। फिर इसे अपने कमरे में ले जाकर दराज से रिहाना की तस्वीर निकालकर अरहान को दिखाने लगा। यही है तुम्हारी मम्मा, ये तुमसे बहुत प्यार करती थी और मुझसे भी बहुत प्यार करती थी और तुम्हारी मम्मा से भी बहुत प्यार करता हूँ मैं, लेकिन देखो हम दोनों को छोड़कर चली गई। रिहाना की बातें याद करके अरमान की आंखों से आंसू आने लगे। डरते डरते महवीश कमरे में आई थी। कहने लगी, क्या खाना गर्म कर दूं आपके लिए? कहने लगा, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। तो फिर वो चली गई थी दरवाजा बंद करके। फिर चुपचाप खाना खाकर दूसरे कमरे में जाकर बैठ गई। फिर अपनी उंगलियां चटकाने लगी। इसे अब कहाँ सोना है, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कमरे का दरवाजा कुछ ही देर बाद खुला था। अरहान को गोद में उठाया अरमान कमरे में दाखिल हुआ था। फिर महविश की गोद में चुपचाप अरहान को डाल दिया। कहने लगा, यहाँ पर तुम सो सकते हो अगर तुम चाहो तो, और मेरी जात से कोई भी तुम्हें तकलीफ न पहुंचे, मैं कोशिश करूंगा। ये कहकर वो जा चुका था। महविश ने सुकून का सांस लिया था, लेकिन इसे नहीं पता था कि अरमान को ये जुनून चंद रोज बाद फिर से सवार हो जाएगा। घर पर आया तो इसे लगा जैसे रिहाना किचन में काम कर रही है, क्योंकि महविश के अपने कपड़े तो थे नहीं, इसलिए इसने रिहाना का ही सूट पहन रखा था। इसी के कपड़े पहन रखे थे और जो जोड़ा इसने पहना था अरमान ने बड़ी मोहब्बत से रिहाना को लाकर दिया था, इसलिए वो किचन में आ गया। कहने लगा, रिहाना तुम वापस आ गई। वो इसी ट्रांस में जा चुका था, लेकिन जब पलटकर महविश ने इसकी तरफ देखा तो इसे गुस्सा आने लगा। कहने लगा, फिर से तुमने मेरी बीवी के कपड़े पहने हैं। तुम होती कौन हो मेरी बीवी के कपड़े पहनने वाली? महविश इसके सुर्ख होती आंखों को देखकर डर गई थी। जल्दी से रोटी इसने हाथ पॉट में रखी, किचन से बाहर जाने लगी, लेकिन इसका बाजू पकड़ चुका था। इसके कपड़े इसने 1 मिनट में फाड़ के रख दिए। कहने लगा, तुमने किससे पूछकर मेरी बीवी के कपड़े पहने? सामने शेल्फ पर पड़ी तेज धार वाली छुरी रखी थी। वो सलाद काट कर फारिग हुई थी, फिर रोटियां बना रही थी। वो छुरी अब अरमान के हाथ में थी। वो छुरी इसने अपने हाथ में पकड़ी और महविश के गले के नीचे के हिस्से पर इसकी नोक रख दी। वो कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे चोट लग जाएगी। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के कपड़े पहनने की? तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हें इसकी जगह दे दूंगा? नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ अजियत दूंगा। ये कहकर इसने महविश के दिल के मुकाम पर छुरी से रिहाना लिखा था। जैसे ही वो रोने बिलखने लगी तो इसका गला अपने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। कहने लगा, अगर तुमने मुझे लिखने नहीं दिया तो मैं तुम्हारा गला घोंटकर तुम्हें मार डालूंगा। इसके जुनून को देखकर यही लग रहा था कि वो सचमुच महविश को जान से ही मार डालेगा। छुरी की तेज धार नोक से वो इसके दिल के मुकाम पर रिहाना लिख चुका था और फिर अपने होंठ रिहाना के नाम पर रख दिए। महविश रोए जा रही थी, लेकिन वो जुनून में आ चुका था। इसे गोद में भरता हुआ अपने कमरे में ले गया। अरहान अपने झूले में बाहर लॉन्च में रो रहा था, लेकिन अरमान को परवाह तक नहीं थी। वो इस वक्त महविश पर अपना जुनून निछावर कर रहा था। कई जगह जिस्म पर इसके दांतों के निशान थे। वो रो रही थी कि बच्चा रो रहा है, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे। लेकिन पता नहीं इसे क्या हुआ था। इसे ना अपने बच्चे की रोने की परवाह थी और ना ही किसी और चीज की। वो बस अपने जुनून को तस्कीन पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही इसका जुनून खत्म हुआ तभी इसे होश आई थी। अरहान रो रो कर बेहाल हो चुका था। महविश ने इसे खुद से पीछे किया। वो खुद भी पीछे हट गया। वो भागती दौड़ती कमरे से बाहर गई थी। पूरा वजूद दर्द से चूर हो रहा था। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इसके वजूद की किस हिस्से पर इसे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है।
भागकर वो दूसरे कमरे में जाकर कुंडी लगाना चाहती थी, लेकिन अरहान को रोता देखकर इस मासूम पर भी रहम आया। जिस कदर जुनूनी अरमान हो चुका था कि बच्चे को रोता देकर ना जाने इसके साथ ही क्या कर बैठे। वो अरहान की तरफ बढ़ी, अरहान को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया और वो रोए जा रहा था। इसे पकड़कर वो दूसरे कमरे में आ चुकी थी। दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी ताकि अरमान ना आ सके। गोद में आकर अरहान चुप हुआ था और भूखा ही सो गया। इसने वॉशरूम में जाकर शावर खोला था। रोती रही और अपने वजूद से इस शख्स का लम्स मिटाने की कोशिश करती रही। इसे तो खून से वैसे ही बहुत डर लगता था। घर में जब इसने किचन में नया नया खाना बनाना सीखना शुरू किया था तो अक्सर प्याज टमाटर काटते हुए इसकी उंगली पर छुरी से छोटी सी खरोच लग जाती थी और वो पूरा घर सर पर उठा लेती थी। जरा सा दर्द भी इससे बर्दाश्त नहीं होता था और अब जो दर्द इसे मिल रहा था, नहाते हुए इसने एक नजर अपने दिल के मुकाम पर देखा तो मजीद फूट फूट कर रोने लगी। जिस बहन को वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी, इसका नाम इसके सीने के मुकाम पर लिखा हुआ था और अभी भी इसमें सुकून रस रहा था। अरमान का खौफ इस पर मुसल्लित हो चुका था, जो शायद इस पर रहम खाना ही नहीं चाहता था। जैसे ही वो कमरे में आई तो सोया हुआ अरहान सुसुकियां भर रहा था। वो जल्दी से इसके पास आई, इसके साथ लेट गई। कमरा खोलने से इसे डर लग रहा था कि कहीं अरमान अंदर ना आ जाए। जैसे इसने अरहान को अपने सीने से लगाया, वो किसी मासूम बच्चे की तरह मुंह खोलकर गोया माँ की मोहब्बत और ग़िज़ा तलाश करने लगा। यह बच्चों का फितरी अमल होता है। शायद वो महवेश को ही अपनी माँ समझ चुका था। कुछ सोचते हुए महवेश ने एक नजर अरहान को देखा और फिर एक गहरी सांस खारिज करके जिसने अपनी खमीज को ऊपर कर दिया। वो ये करना तो नहीं चाहती थी, मगर अरहान की खातिर इसने एक बार फिर इसे फीड करवाना शुरू कर दिया था, ये जानते हुए भी कि इसके वजूद में अभी किसी बच्चे की ग़िज़ा नहीं रखी गई। वो इसे फीड करने लगा था। इस वक्त पहली बार इसने ये दुआ की कि काश सचमुच इसकी माँ बन जाए और अरहान अपनी भूख इससे मिटा सके। ये सोचते हुए इसकी आंखों से आंसू भी निकले थे। पूरा वजूद दर्द से चूर था और कमरे में कोई पेन किलर भी मौजूद नहीं था। अरहान भी ऐसे ही सो चुका था और वो भी इसी हालत में आंखें मूंद गई थी। वो कितने घंटे सोती रही, इसे कुछ भी मालूम नहीं था। रात के 1:45 इसे बुलंद आवाज रोने की आवाजें आई थी। एकदम से हड़बड़ाकर महविश उठी। घड़ी पर वक्त देखा तो 1:45 बज रहे थे। अरहान भी सो रहा था। अपने कपड़े दुरुस्त करके उठी तो आवाज अरमान की थी, मगर वो क्यों फूट फूट कर रो रहा था। इसका दिल चाहा कि वो दरवाजा खोलकर जाए और देखे, मगर इस जुनूनी शख्स से डर भी लग रहा था। अरमान की हालत कुछ कुछ इसकी समझ में आ रही थी। शायद ये रिहाना की मौत का सदमा था कि इसे यूं दौरे पड़ने लगे थे। धीरे से दरवाजा खोलकर वो बाहर निकली थी। सामने लॉन्च में जमीन पर बैठकर अपने बाल नोच नोच कर अरमान रो रहा था और यही कह रहा था कि क्यों किया मैंने, क्या हो जाता है मुझे गुस्से से। इसने वही छुरी उठा रखी थी और अपने कलाई पर बिलावजह ही कट लगाए जा रहा था। खुद को अजियत दे रहा था। जब महवेश ने ये देखा था वो घबरा गई। कहीं वो अपनी नस काट लेता तो कुछ भी हो सकता था। वो अकेली मासूम लड़की इस वक्त इसे कहाँ हॉस्पिटल लेकर जाती। डरते डरते बाहर निकली और बोली, आप क्या कर रहे हैं अरमान, आपको चोट लग सकती है, प्लीज ऐसा मत करें। वो डरकर दूर खड़े होकर बोली थी कि अगर वो दोबारा इसकी तरफ भाग कर आए तो वो दरवाजा लॉक करके अंदर भी जा सके। मगर अरमान इसे देखकर रोने लगा। चाकू एक तरफ फेंक चुका था। इसके दोनों बाजू पर जख्मों के निशान थे। कहने लगा कि पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे अपनी कैफियत समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करता हूँ। इस रोज तो मैं नशे में था, मगर आज तो नहीं। फिर मैंने क्यों किया? मुझे लगता है जैसे मेरा दिमाग मेरे कंट्रोल में ही नहीं रहा। वो रोकर इसे ही सब कुछ कह रहा था और वो चुपचाप इसकी बात सुन रही थी। आगे बढ़ी और चाकू को किचन में छुपा कर रखा। कहने लगी कि प्लीज आप इन्हें कमरे में जाएं। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा और अरहान का क्या होगा? मेरी माँ मुझे अब के हवाले कर गई है। मुझे नहीं पता मेरे नसीब में क्या लिखा है और मेरी मौत शायद आप ही के हाथों में लिखी हो, लेकिन मुझे अपनी बहन की आखिरी निशानी की फिक्र है। पता नहीं मुझे कुछ हो गया तो अरहान का क्या होगा। अरमान उठकर खड़ा हुआ तो वो सहम कर फिर पीछे हटी। इसे इस वक्त बहुत ज्यादा खौफ आ रहा था।
अरमान के दोनों बाजू खून से भरे हुए थे। जब वो चलता हुआ इसके सामने आया और दोनों हाथ जोड़कर इसे माफी मांगने लगा कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अजियत तो नहीं देना चाहता था, मैं तो रिहाना के अलावा किसी और के करीब जाने का सोचना भी नहीं चाहता, मगर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। इसकी नजर रिहाना के लिखे नाम के मुकाम पर गई थी, जहां से अभी भी खून रसने की वजह से खमीज का रंग बदल चुका था। वो कहने लगा, देखो मैंने तुम्हें अजियत दी है ना, इसके बदले मैंने भी अपने बाजू झलने कर दिया। देखो मैंने खुद को भी जख्मी किया है। वो किसी मासूम बच्चे की तरफ बोले जा रहा था और एक ही बात बार बार रिपीट करता कमरे में जाकर बैठ चुका था। वो इस वक्त इसके कमरे में नहीं गई थी, बल्कि सीधा अपने कमरे में आई थी। अरहान के लिए फीडर बनाकर इसे पिला रही थी और फिर सोच भी रही थी। अगली सुबह अरमान बिस्तर पर पड़ा था, बुखार में तप रहा था। वो डरते डरते इसके करीब गई, इसके बाजुओं पर जमा हुआ खून साफ करके पट्टियां करने लगी। अपने हाथों से इसे नाश्ता करवाया था और फिर दवा देकर सुला चुकी थी। इसे अपनी एक दोस्त का ख्याल आया जिसके वालिद साइकोलॉजिस्ट थे। इसने अपने दोस्त को इस बारे में मुकम्मल बात बताई तो वो कहने लगी कि मैं अपने वालिद से जिक्र करूंगी और फिर जो उन्होंने कहा तो मैं बताऊंगी। वो फोन बंद कर चुकी थी। जब अरहान फिर से रोने लगा, वो फीडर पिला रही थी मगर वो तो बार बार इसके सीने की जानिब बढ़ रहा था। पहले से समझदार हो चुका था, जैसे एक माँ के वजूद से किस्सा चाहता हो। कुछ सोचकर रिहाना ने एक नजर अरमान को देखा जो औंधे मुंह लेट कर सो रहा था। इसने वही अरहान की आदत पूरी करने के लिए अपने सीने से लगा लिया। 15 मिनट गुजरे थे जब महविश को लगा कि जैसे कुदरती तौर पर दूध आने लगा है। वो कुछ हैरान हुई थी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो हड़बड़ाकर अपने आप को देखने लगी। सचमुच इसके वजूद से बच्चे की गिजा आने लगी थी। अरहान अभी से नहीं हुआ था। वो गला फाड़कर रोने लगा। इसके रोने की आवाज पर अरमान भी उठ चुका था। वो फौरन से खुद को छुपाने लगी मगर अरहान रोए जा रहा था। अरमान कहने लगा, क्या हुआ है, इसे रो क्यों रहा है? क्या तुम इसे फिर से फीड करवा रही थी? देखो मैं मानता हूँ मैंने गलत किया था। तुम एक बच्चे को दूध नहीं पिला सकती, फिर तुमने इसे अपने सीने से क्यों लगाया हुआ है? मगर इस वक्त इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। हिचकिचाते हुए महविश कहने लगी, पता नहीं अरमान ये सब कैसे हुआ, मुझे सचमुच ही फीड आने लगा है। आंखें अरमान की पूरी खुल गई थी। एक बार फिर अरहान इसके सीने से लगा फीड कर रहा था और वो इसे चाहकर भी दूर नहीं कर पा रही थी। अरमान तो हैरत से मुस्कुराकर कहने लगा, ये मुमकिन कैसे हो सकता है? कहीं तुमने दवाई तो नहीं ली इसकी जिससे तुम बच्चे को फीड कराओ? वो कहने लगी, नहीं, मैं घर से बाहर ही कहाँ जाती हूँ जो दवाई लेकर आऊंगी। फिर अरमान कहने लगा, कहीं ये दूध बच्चे की सेहत खराब ना कर दे, कहीं कुछ हो गया तो इसे। फिर खुद से वो इसे जबरदस्ती दूर करने लगी। इसी वक्त इसे अरमान डॉक्टर के पास लेकर गया। महविश जिस कदर बदहवास थी, इसकी यह बदहवासी देखकर डॉक्टर भी परेशान हो गई थी। वो हिचकिचाते हुए डॉक्टर से कहने लगी कि मैं अभी माँ नहीं बनी हूँ और ये बच्चा मेरी बहन का है, लेकिन फिर भी फीड मुझे आने लगा है। डॉक्टर भी ये सुनकर हैरान हो गई थी। कहने लगी, ऐसे तो किसी को भी फीड नहीं आता, पहले आप मुझे पूरी बात बताएं, कुछ तो आपके साथ जरूर हुआ है। वो सर खुजाते हुए बोली थी, मैं तो इसलिए फीड करवाती हूँ ताकि अरहान की आदत पूरी हो जाए और ये मुझे अपनी माँ समझकर फीड करता है और आराम से सो जाता है। और अब ये 3 महीने का हो चुका है और मुझे ही फीड आने लगा है। ये सुनकर पहले तो इसके कुछ टेस्ट डॉक्टर ने किए थे और फिर टेस्ट जब बिल्कुल क्लियर आए तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, महविश बेटा, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ये अमल एक नेचुरल है। आपके वजूद से जब बच्चे ने ग़िज़ा लेने के लिए रजू किया तो खुद ब खुद आपके दिमाग ने सिग्नल्स भेजना शुरू कर दिया और हार्मोन्स आपके एक्टिवेट हो गई और वैसे ही अब आप बिल्कुल इसे फीड करवा सकते हैं जैसा कि आपने मासूम बच्चे को एक माँ फीड करवाती है। इस कदर अरमान ऐसा हैरान हुआ था कि इसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वही दूसरी जानिब महविश बहुत खुश हो गई थी। अब तो अरमान भी इस बात को लेकर बहुत खुश हो गया था। घर की तरफ अरमान ने गाड़ी मोड़ना चाही तो हिचकिचाते हुए वो कहने लगी कि प्लीज अरमान, आप इस हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ दें। साइकोलॉजिस्ट का इस तरफ हॉस्पिटल था। अरमान कहने लगा, क्यों, वहां क्यों जाना है? वो कहने लगी कि मेरी बात प्लीज मान लीजिए,
अरहान की कसम है आपको, मुझसे किसी किस्म का सवाल मत कीजिएगा। अब वो बिल्कुल चुप हो गया था। अरहान की कसम के आगे इसकी दोस्त की वालिद का ही यह हॉस्पिटल था, अरमान को जहां पर वो लेकर आई थी। कुछ भी अरमान को समझ ही नहीं आ रहा था। जब इसके कमरे में अपॉइंटमेंट आई तो महवीश भी इसके साथ ही गई थी। वो तो पहले थोड़ा हिचकिचाया, मगर डॉक्टर के कहने पर सब कुछ वो इसे बताने लगा कि इसे कितनी मोहब्बत थी अपनी बीवी से। साथ साथ इसे कुछ डॉक्टर दवाई भी खिला रही थी, जिसे वो बिल्कुल पुरसुकून होकर सब कुछ बता रहा था। फिर वो रोते हुए बताते बताते खामोश हो गया। कुछ टेस्ट भी डॉक्टर ने इसके करवाई थी। इसके बाद महवेश को अरमान ने बताया कि वो अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है, और दूसरा गुस्सा इनमें हद से ज्यादा था। इनकी बीवी की जब हादसाती मौत हुई तो इनका दिमाग एकदम से सदमा जैसे बर्दाश्त नहीं कर सका। इनको इसीलिए दौरे पड़ने लगे और अपनी दूसरी बीवी को यह मौत का कसूरवार समझकर इस पर जुल्म सितम करते हैं। मगर नॉर्मल जैसे ही होते हैं तो शर्मिंदगी इन्हें बहुत होती है और दुख भी बहुत ज्यादा होता है। ये कोर्स 5-6 महीने का है। अगर ये दवाएं बाकायदगी से लें और खुश करने की खुद को कोशिश करेंगे तो ये बीमारी इनकी खत्म हो सकती है। खामोशी से अरमान ये सब सुनकर वहां से बाहर निकल आया। इसके बाद दोबारा ऐसा कोई पैनिक अटैक अरमान को नहीं आया। वो बाकायदगी से दवाई लेता और महवीश इसको हर रात खुद दवा देती। वो अच्छी तरह से जानती थी अगर एक दिन भी नागा हो गया तो इसी पर सख्ती आएगी। आज भी वो हर रात की तरह दूध के गिलास के साथ दवाई लेकर गई तो कमरे में अरहान अरमान की गोद में खेल रहा था। इसे छोड़कर जैसे ही वो बाहर जाने लगी तो इसे फौरन वो बाजू से पकड़ चुका था। महवीश हिचकिचाते हुए पलटकर देखा तो अरमान कहने लगा कि कहाँ जा रही हो, कभी कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो, हर वक्त किसी न किसी काम में ही मसरूफ ही रहती हो। वो झिझकती हुई इससे कुछ फासले पर बैठ चुकी थी। इस वक्त अरमान खेल रहा था और नया नया बोलना इसने शुरू किया था। हर वक्त मम्मा मम्मा करता रहता। थोड़ा नाराज होता हुआ अरमान कहने लगा, इसे तुमने मामा मामा कहना सिखाया, बाबा करके बोलना नहीं सिखाया, क्या मैं कुछ नहीं लगता इसका? वो कहने लगी कि नहीं नहीं, ये तो बस जबान ही ऐसी होती है बच्चे की, वो आवाजें ऐसे ही निकालता है, मम्मा को जैसे बुला रहा हो। इसको कुछ भी नहीं सिखाया मैंने, सच में। वो अभी भी इससे सहम कर फौरन सफाई पेश कर रही थी और अरमान अंदर ही अंदर हिचकिचा रहा था। बस किसी तरह वो अपना रिश्ता इसके साथ बेहतर करना चाहता था, दोस्ताना रवैया रखना चाहता था। कितनी ही देर वो बातें करते रहे। जब अरहान को भूख महसूस हुई तो महवेश की गोद की तरफ बढ़ने लगा। एक तरफ इसने अरमान का हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरी तरफ वो महवेश की तरफ बढ़ रहा था। महवेश इसे उठाकर दूसरे कमरे में जाने लगी ताकि फीड करवा सके, मगर वो तो वही अरमान का हाथ पकड़ चुका था। वो यही चाहता था कि बस एक तरफ अरमान का हाथ भी पकड़े रखे और इधर इसकी मामा इसे फीड भी करवाए। शर्म से सुर्ख लाल होती महवेश कहने लगी कि बेटा चलो दूसरे रूम में जाकर फीड करवाऊंगी मैं आपको, मगर वो तो मजीद रोने लगा था। अरमान कहने लगा कि क्या हो गया, बच्चे को क्यों डरा रही हो, यही बिठाकर फीड करवा दो इसे, नहीं देख रहा मैं तुम्हारी तरफ। इसने अपना फोन निकाल लिया था और अरहान का हाथ भी पकड़े हुए था। जब कुछ हिचकिचाते हुए महवेश ने इसे वहीं पर बैठकर फीड करवाना शुरू कर दिया। अरमान देखना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी शायद ये फितरी ख्वाहिश थी और वो इसकी बीवी थी। बेसाख्ता इसकी नजरें महवेश के वजूद की तरफ उठने लगी और वो इसे देखने लगा। इसके अंदर के जज्बात एक बार फिर उबल मारने लगे थे। इसे फीड करवाकर वो उठने लगी तो वो इसे पकड़कर अपने करीब कर गया। अरहान सो चुका था। कहने लगा कि क्या तुम मुझे एक बार माफी मांगने का मौका नहीं दोगी? महवेश कहने लगी कि मैं आपकी कैफियत समझ सकती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था जैसा आप समझते हैं, मैंने आपको माफ भी कर दिया। मगर वो इसे अपने बेहद करीब कर चुका था। कहने लगा कि नहीं, मैं माफी अपने तरीके से मांगूंगा। जहां जहां मैंने तुम्हें दर्द दिया है ना, जख्म दिए हैं, वहां वहां पर अब मैं तुम्हें सुकून दूंगा। महवेश थोड़ी हिचकिचाई थी, मगर वो इसे बाहों में भरकर अपने पास ही लेटा चुका था। वो कहने लगी कि अरमान प्लीज, मुझे डर लग रहा है और अरहान जाग जाएगा। वो कहने लगा कि बेड इतना बड़ा है, वो एक तरफ सो रहा है, नहीं जागता। वो वैसे भी हमने शोर थोड़ी करना है जो वो जागेगा। यह कहकर वो इस पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ था।
और फिर बड़े प्यार से अपने लम से इसे आशना करवाने लगा। इससे पहले इसने इस पर जुनूनी वार किया था। पहली बार वो इस कदर मोहब्बत भरे लम से महविश को रोशनाश करवा रहा था और महविश भी जैसे पिघलती चली जा रही थी। अभी वो इसके करीब आया ही था, इसकी गर्दन पर अपने लब रखकर वहां पर सुर्ख निशान पर लब रखे ही थे, जब एकदम से कहने लगा कि रिहाना, तुम जानती हो मुझे हमेशा तुम्हारी गर्दन पर अपने लब रखना बेहद पसंद आया है। मैं तो तुम्हारी ऐसी हसीन गर्दन का दीवाना ही हो चुका था। महविश के दिल में धीरे धीरे अरमान के लिए एक नरम गोशा बनने ही लगा था। मगर आज इन कुर्बत के लम्हात में जब वो खुद अपनी रजामंदी से अपना आप अरमान को सौंपने लगी थी, मगर रिहाना का नाम सुनकर महविश का दिल जैसे करची करची हुआ था। वो अपनी आंखें खोलकर अरमान को देखने लगी। हिचकिचाते हुए अरमान भी फौरन कहा कि नहीं, मैं बस तुम्हारा ही नाम लेना चाहता था। मगर तब तक महविश इसे खुद से अलग करके दूसरे कमरे में जा चुकी थी और कमरे का दरवाजा बंद करके बेआवाज रोने लगी। घर में बिल्कुल खामोशी थी और इसकी सुसक्कियां इस वक्त कमरे से बाहर तक आ रही थी। अरमान भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ था। आखिर को वो भी एक लड़की थी, भले ही इसकी बहन थी, मगर यूं कुर्बत के लम्हात में रिहाना का नाम खुद ब खुद ही इसके लबों पर आया था। वो कमरे में वापस चला आया, क्योंकि अब महविश को मजीद कुछ कहने का कोई फायदा नहीं होता। कमरे में दीवारों पर जगह जगह रिहाना और इसकी तस्वीर लगी हुई थी, जो आज से 6 महीने पहले इसे छोड़कर जा चुकी थी और यकीनन इसकी जगह हमेशा इसके साथ रहने वाली थी। मगर वो एक गए हुए शख्स के लिए आज मौजूद इस लड़की को मजीद अजियत नहीं देना चाहता था। जब तक रिहाना की तस्वीरें इसके सामने रहती, वो यूं ही जुनूनी होता रहता। ये गहरी सांस खारिज करके इसने एक नजर इन तस्वीर को देखा और फिर इन सब तस्वीरों को उठाकर इसने स्टोर रूम में रख दिया। इसे वो वक्त याद आने लगा जब बड़े प्यार से वो और रिहाना इस कमरे में इन दोनों की तस्वीर से डेकोरेशन कर रहे थे। मगर अब इन तस्वीरों को उठाकर स्टोर रूम में रखा जा चुका था। आखिरी बार जब इसने इन तस्वीरों को एक बैग में रखने के बाद स्टोर रूम को लॉक लगाया तो आंखों में आंसू थे। वो वापस कमरे में आ चुका था। अगले रोज जब अरहान को लेने के लिए महविश कमरे में आई तो वहां पर एक भी तस्वीर मौजूद नहीं थी। वो कहने लगी कि रिहाना आपी की तस्वीरें कहाँ गई। अरमान कहने लगा कि मैंने हटा दी, वो मुझे छोड़कर चली गई अल्लाह के पास। जब तक इसकी तस्वीरें मेरे सामने रहती मैं कभी ठीक ना हो पाता, इसलिए मैंने इसकी तमाम यादों को एक बॉक्स में बंद करके रख दिए हैं ताकि इससे मैं निकल सकूं। अब वो खामोश हो चुकी थी। महविश ने अगले ही रोज अरहान और अरमान की बहुत सारी तस्वीरों से कमरे को सजा दिया था और इसने एक तस्वीर रिहाना और अरमान के अपनी और अपनी माँ की भी फ्रेम बनवाकर लगवाई थी। वो सब लोग जिसमें खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अरमान जब इस शाम घर लौटा तो इन तस्वीरों को देखकर मुस्कुरा उठा था। फिर वो इस तस्वीर के पास आया जिसमें वो चारों खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे। अब इसके पास महविश भी आकर खड़ी हो गई थी और इसका हाथ अरमान ने पकड़ लिया। इसके लिए रिहाना को भूलना नामुमकिन था, मगर वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। महविश के साथ इन दोनों के बीच धीरे धीरे ताल्लुकात खतरे बेहतर हो चुके थे। जब भी अरमान घर लौट आता तो अरहान बाबा बाबा कहता और इसकी जानिब दौड़कर आता। इसके लिए महविश खाना बनाकर खट्टी मीठी शरारतें कर रही होती थी। महविश और अरहान की शरारत नोकझोंक देखकर अरमान बहुत ज्यादा हंसता था। इसे कमरे में मौजूद अभी भी अरहान बेबी बेड पर गहरी नींद सो रहा था। अब महविश भी बेड पर बैठी हुई थी, लेकिन इसे फौरन अपने बाहों में अरमान भर चुका था। वो इस वक्त नाइट सूट में थी, जबकि शर्टलेस अरमान लेटा हुआ था। इसके सीने पर वो उंगलियां फेर रही थी और फिर मुस्कुराकर कहने लगी कि अरमान, कल है हमारा बेटा अरहान पूरे 3 साल का हो जाएगा। वक्त कितना जल्दी गुजर गया है ना। मुस्कुराकर अरमान कहने लगा, हाँ क्या से क्या हो गया पलक झपकते ही। लेकिन एक बात मैं सोच रहा हूँ। वो बात क्या है अरमान? वो कहने लगा, कब तक अरहान अकेला खेलता रहेगा इस घर में? इसके साथ एक छोटा आदत बहन भाई तो चाहिए ना, जो पूरे घर में उधम मचा सके इसके साथ और तुम्हारी नाक में मजीद तंग कर सके। ये सुनकर चेहरा सुर्ख हुआ था महविश का। वो कहने लगी, नहीं आप तो चले जाते हैं, मुझे तो बस मेरा ये अरहान ही काफी है और फिर मैं कैसे संभाल पाऊंगी 2 बच्चों को? ना बाबा ना, मुझसे ये नहीं होगा। वो फौरन इसके सीने से सर उठाकर बोल ली थी,
इसे फिर से अपने सीने से लगाकर अरमान कहने लगा कि पगली, मुझे अब अरहान के साथ एक बेटी भी चाहिए। चाहिए तो बस चाहिए, वो मेरी गोद में मुझे अगले साल तक चाहिए। तो हमें आज से ही इसके लिए तैयारी शुरू करनी होगी। और कितनी मेहनत लगती है तुम जानते तो हो। महविश ये सुनकर इसे घूर कर देखने लगी। कहने लगी कि अच्छा, आपकी बातों का मुझे पहले ही पता था कि मुझ पर ज्यादा ही रोमांस आ रहा है आज आपको। वो इसे बाहों में अपनी भरकर इसे बेहद अपने करीब कर चुका था। दबी दबी सरगोशियां इनके कमरे में, और फिर हंसने की आवाजें और फिर सुसुकियों की आवाज गूंजने लगी थी। अंधेरे में कमरा डूब चुका था और एक और रात इन दोनों के नाम हो चुकी थी। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।